बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफकत एंड आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू नावल की रीडिंग। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप सब ने मुझे बहुत मिस किया होगा। तो अगर आपका हमारे चैनल पर नहीं होता, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को हिट नहीं करेंगे तो आपको नावल की नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? ओके और अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट लाजमन कीजिएगा, क्योंकि आइंदा से अगेन आपके कमेंट्स अगेन रीड किए जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड से। ओके तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। नावल सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज जैसे कि 11 मुहर्रम हो चुकी है, 10 मुहर्रम तक हमने छुट्टियां ली हुई थी और आज हम करने जा रहे हैं न्यू नावल की रीडिंग। यार मन इस कलम किताब चेहरा। तो स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है, आप लोगों के लिए ढूंढ के ऐसा नावल लाया गया है, तो होप सो आप सबको पसंद आएगा। ओके तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। वो जैन मास पे बैठी दुआ मांग रही थी जब दहाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। इसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए और मुड़कर देखा। सूरज आँख लिए वो अंदर दाखिल हुआ था। चलो एक सेकंड में खड़ी हो। इसका चांद सा चेहरा रोने की वजह से सुर हो रहा था। इसकी आंखों में देखा जो बिल्कुल सुर हो रही थी। मैं नहीं जा सकती, इन्हें नहीं देख सकती, प्लीज़ आप जाएं। अपने आंसू रगड़ कर कहा तो वह पहले ही गुस्से में था। इसकी बात से इसका दिमाग घूम गया। बात से पकड़ कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो इस पहाड़ जैसे वजूद के साथ खींचती चली गई जा रही थी। आंसू ज़ारों के तार आंखों से गिर रहे थे। प्लीज़ छोड़े मुझे, मुसलसल मजाहमत कर रही थी, मगर वो कान बंद किए कार का फ्रंट डोर खोलकर इससे पटक चुका था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर रही थी। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, एक शख्स तुम्हें बेकार है और तुम सफाक बनी बैठी हो। इसने गुस्से से इसे देखा था जो सर झुकाने में रोने में मगन थी। रोना बंद करो आप। वो इस पर दहाड़ा था जो उठा दहाड़ रहा जिसकी हिचकियां बन गई थी। गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारकर स्पीड बढ़ा दी थी। हॉस्पिटल की पार्किंग में झटके से कार हो गई थी। खुद उतरकर इसे भी जबरदस्ती से कार से हॉस्पिटल की जानिब उठता। इसका हर कदम मन भर का हो रहा था। इसकी आंख खुली तो अपने बराबर में लेटे नन्हे वजूद को देखकर फौरन चौंक कर उठ गई। एहतियात से उसे उठाकर गोद में लिटा लिया। अपनी बेटी का पहला लम्स महसूस किया तो आंखें खुद ब नम होने लगी थी। या अल्लाह, क्या ये भी मेरी तरह बाप की शफ़क़त से महरूम रहेगी? क्या ये भी मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारेगी? इसे अपने सीने से लगाई सिसक उठी थी। वो शख्स एक बार भी ना आया था अपनी औलाद से मिलने भी नहीं। मैं कैसे तुम्हारी परवरिश करूंगी मेरी जान? क्या वो मेरा बदला तुमसे लेगा? इसके नन्हे नन्हे हाथों को चूमकर इससे हम कलाम होती। इसके ने कुछ देखने लगी। सियाह आंखें, सियाह बाल, गुलाबी रंगत। वो कोई नन्ही सी गुड़िया मालूम हो रही थी। इसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने में जज़ब कर लिया था। क्या मसला है? दुआ उठो भी, का कॉलेज नहीं जाना? इसने अपनी छोटी बहन को झुंझोड़ा और खुद अजलत में अपने लंबे चमकदार बालों में ब्रश फेर रही थी। आप ही उमर ने कितना प्यारा न्यू मोबाइल लिया है ना। दुआ इसे कल से ही अब तक 10 मरतबा ये बात बता चुकी थी और अब भी उठते ही यही बात जहन में आई थी। हाँ बहुत अच्छा। और इसने हर बार की तरह हाँ इस बार भी बहुत हमल से कहा था। चलो अब रेडी होकर नीचे आओ, इसने मसरूफ से अंदाज में कहा था। आप ही पापा को बोले ना, मैं भी एक मोबाइल के लिए। वो बहुत आस से बहन को देख रही थी। दुआ तुम जानती हो फिर भी अपनी छोटी बहन को बहुत आंसू से देखा था। प्लीज़ ओके आई लव यू आप ही। वो एकदम खुशी से जंप मार कर इसके पास आई थी। चलो जल्दी करो। आप बहुत जब्त से मुस्कुराती कमरे से निकल गई थी। जानती थी कि इसकी मासूम बहन का माँ ने एक बार फिर टूटने वाला था। मनाहिल इतनी देर से नीचे क्यों आई हो? और वो दुआ का है? ये वो आवाज़ थी जो वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती थी। जब मामा आ रही है वो भी आप बैठे। फातिमा बेगम को मुख्तसर जवाब देकर किचन में चली गई, जहाँ सोमिया बेगम पहले ही मौजूद थी। बेटा तुम क्यों आगे? जाओ बाहर बैठो, मैंने बस नाश्ता तैयार है। जाओ सुगरा ये सब बाहर रख कर आओ। मुलाजमा को सामान ले जाने का इशारा किया। सॉरी चाची जान, आज लेट आंख खोल ली। वो शर्मिंदा सी हो गई थी। कोई बात नहीं, रोज़ तुम ही तो करती हो, आज सुगरा और नेमत भी थी। हो गया सब, चलो आओ। उन्होंने मुलाजमाओं का हवाला दिया, इसे बाहर ले आई थी। तुम कब तक ऐसे हड़हरामी करोगी बीबी? हम नौकर नहीं बैठे हुए, इनके मुंह में नवाले दें कामचोर। फातिमा बेगम ने एक बार फिर से जहर उगला था। क्या हो गया फातिमा? बच्ची रोज़ ही तो करती है, आप ज़रा रीता को ही देख लो, अब भी सो रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। सोमिया बेगम की ये तरफदारी ने एक आंख नहीं बाई थी तो इसे तेज नज़रों से घूर रही थी, जैसे इनकी घूरियों की परवाह ना थी। डाइनिंग हॉल में सभी मौजूद थे। वो भी चेयर के सीट कर बैठ गई थी। दुआ भी इसी के बराबर में भी थी। दोनों खामोशी से नाश्ता करके उठ गई थी। तेरे बड़े अपने बिजनेस की बातों में लगे हुए थे। जल्दी चलो, दुआ मेरा पॉइंट मिस हो जाएगा। दोनों मेन रोड की तरफ जा रही थी। वो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में थी, जबकि दुआ भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था। आप ही अब क्या उड़ना शुरू कर दूं? भाई मैं थक जाती हूँ आपके साथ चलने में। इसके साथ कदम मिलाने के चक्कर में वो हाँफ गई थी। इसके खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। जाओ अब चलो, अल्लाह हाफिज़। इसका कॉलेज आ गया था। अब मैं खुद आया करूँगा। अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए इसने नाराज़ी से अपने सूरज की किरण से चमकती हुई बहन को देखा था, जो सूरज की किरणों से बचने के लिए मुंह पर हाथ रखे हुए थे। अच्छा जाओ। अब वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो वो भी स्टॉप की तरफ चल दी थी।
हैदर पैलेस, जो कि हैदर हयात ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत के साथ बनाया था। इनकी 4 औलादें थी। सबसे बड़े मुर्तज़ा हैदर, जिनकी शादी अपनी कज़न फ़ाइका से हुई थी। इनकी 2 ही औलादें थी, ज़यान हैदर और इससे 4 साल छोटी रामीन। इनके बाद अबरार हैदर थे, जिनकी शादी माँ की मर्ज़ी से आयशा से हुई थी और शादी के से 5 साल बाद मनाहिल हैदर इनके गोद में आई थी, इसके 3 साल बाद दुआ पैदा हुई थी। लेकिन साथ ही आयशा बेगम की ज़िंदगी की दौड़ टूट गई थी और दुआ की पैदाइश के 1 साल बाद अबरार हैदर ने फ़ाइका की छोटी बहन से शादी कर ली थी और शादी के 1 साल बाद उमर इनकी कुल कायनात के तौर पर दुनिया में आया था। इनसे छोटे वहाब हैदर, जिन्होंने मुर्तज़ा हैदर के 6 माह बाद ही शादी सोमिया से कर ली थी। इनकी 2 ही औलादें थी, राहम जो ज़यान हैदर से 4 माह छोटा था और रिता मनाहिल की हम उम्र थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैदर इंडस्ट्री का जाना माना नाम था, जिसे ज़यान हैदर ने कामयाबी की नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो हाल ही में LBS से MBA की डिग्री लेकर लौटा था। इसके बाद शगुफ्ता थी, जिनकी शादी मुराद से हुई थी। इनकी 3 औलादें थी। हिना, जिसकी मंगनी राहम से कुछ अर्सा पहले हुई थी। इसके बाद बिलाल और फिर इकरा। सभी खुशहाल और पुरसुकून जिंदगियां गुजार रहे थे। क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मुंह सूजा हुआ है? इसने तूबा को छेड़ा तो वो इसे घूर कर देखने लगी और गुस्से से अपनी बुक इसके कंधे पर मार दी थी। मनाहिर, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ घर चलोगी। यार, मैं अली से सॉरी कर लूँगी और मामी को भी बता चुकी हूँ। तुम भी तो मामा को जानती हो ना। मनाहिल ने इसे कायल करने की कोशिश की थी। दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी मामा को तो किसी दिन गला दबा दूंगी। बल्कि सिंड्रेला की माँ है। इसने इतने गुस्से से कहा था जैसे वो सामने खड़ी हूँ। इसने तूबा को घुरा और कैंटीन चलते हैं। इसे कैंटीन ले आई थी। रिता की बच्ची ने एडमिशन क्यों नहीं लिया? इसने ग्रेजुएशन मेरे कस्में देने पर किया है। इसने मुस्कुरा कर तूबा को बताया और फिर दोनों हंसती थी। खड़ी भी हो जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है। बैग कंधे पर डालते हुए तूबा को कहा, जो 4 से इंसाफ कर रही थी। मनाहिल के पास एक ही मामू थे, जिनकी 2 औलादें थी, अली और तूबा। वो हैदर फैमिली की तरह बहुत रईस तो ना थे, मगर एक खूबसूरत अपार्टमेंट में मुतमईन ज़िंदगी गुजारे थे। अली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, जिसकी खुशी में इन लोगों को ट्रीट दे रहा था। लेकिन मनाहिल ने मामा के एक और तमाशे से बचने के लिए कैंसिल कर दी थी। और भाई, राहम कब आ रहे हैं? बरहुदार कुछ खबर की? तमाम अफराद डिनर कर रहे थे जब मुर्तज़ा साहब ने पूछा था। जी बड़े पापा, कह रहा था डील फाइनल हो चुकी है, बस 2-3 दिन में घर पर होगा। इसने मुस्कुराते हुए बताया था। बाबा, नेक्स्ट टाइम भाई जाएंगे तो मैं इनके साथ जाऊंगी। रामीन ने बहुत लाड से बाप से कहा था। नहीं रामीन, आप अब मेरी भारिया। बड़े पापा, मैं जाऊंगी। उमर से भी सबर ना हुआ था। क्यों बेई, पढ़ना नहीं है? बरार साहब ने अपने लहजे जिगर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। मनाहिल की नस्लें बाप पर उठी थी और इनके चेहरे पर बेटे के लिए मोहब्बत देखकर दोबारा अपनी प्लेट पर झुक गई थी। दिल में एक उबाल सा उठा था। जी चाहा यहाँ से बहुत दूर चली जाए, मगर सपाट चेहरा लिए वहीं बैठी रही थी। बिल्कुल ठीक कहा चाचू। रमीन ने हंसते हुए उमर को देखा था, जो इसे घूर रहा था। अब तुम दोनों फिर जंगने शुरू कर देना। खैर, मैंने तो ज़यान भाई को अपनी लिस्ट बनाकर दे दी थी। उन्होंने फ़ोन पर कहा है कि वो तमाम चीज़ें खरीद चुके हैं। रीता ने खुशी से चाहे क्या बताया था। आपने भाई से पूछा? मैंने परफ्यूम का कहा था, वो लिया। दुआ ने पुरजोश होकर रीता से पूछा तो ताई, अम्मी, मामा और रामीन ने बहुत नागवारी से इसे देखा था। तुम परफ्यूम का क्या करोगी? रामीन ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा। रामीन, परफ्यूम का क्या किया जाता है? जाहिर है यूज़ करेगी। रता ने फ़ौरन दुआ का दफा किया और दुआ मनाहिल की नज़रें खुद पर महसूस करके यकदम चुप हो गई थी। अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। तुम्हें ब्रांडेड परफ्यूम की क्या ज़रूरत? कोई भी लोकल यूज़ कर लो। जब सारे फटे डाइनिंग टेबल से उठ गए तो उमर ने इस्तहज़ाइया अंदाज में कहा, बकवास बंद करो उमर, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो हमेशा की तरह भड़क उठी थी। दुआ, ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? फातिमा बेगम फ़ौरन बेटे की हिमायत में आ गई थी। मामा, वो भी शट अप, न जाने कब तमीज़ आएगी। उन्होंने नफरत से इसे देखा था। वो लब काटती ने देखने लगी थी। दुआ, रूम में जाओ। मनाहिल ने इसे रूम में जाने को कहा था। वह बगैर किसी की तरफ देखे वहां से निकलती चली गई थी। उमर ने मुस्कुराते हुए रामीन को देखा था। वो भी मुस्कुराती हुई अपने रूम की तरफ बैठ गई थी। वो बेड पर अंधा पड़ा सो रहा था। खूबसूरत सिल्की बाल पे तरतीबी से इसके माथे पर पड़ रहे थे, जो इसकी वजाहत को और भी बढ़ा रहे थे। अचानक कमरे में मोबाइल की आवाज़ गूंजी थी। इसके मगरूर नकूश पर एक तनाव आया। थोड़ी देर तो वो इग्नोर करता रहा, मगर शायद दूसरी तरफ भी कोई डेट था। इसने तंग आकर इधर उधर हाथ मारकर फ़ोन ढूंढा और कान से लगाया। आंखें हनूस बांधी। हेलो ज़यान, हैदर स्पीकिंग। हमारा लूद नींद से भरी आवाज़ में अगले बंदे का दिल धड़का गया था। हेलो ज़यान, तुम अब तक सो रहे हो? शॉकिंग लहजे में कहा गया था। हु आर यू, क्या मसला है? इंतहाई बदतमीज़ लहजे में कहा गया था। ज़यान हैदर, मैं ईशा इब्राहिम बात कर रही हूँ, आपके एक अदद मामू की बेटी। शदीद हौसले अंदाज में जवाब आया। ज़यान ने फ़ोन कान से हटाया और नंबर देकर अपनी हल्की बड़ी दाढ़ी को हल्का सा खुजाया और फ़ोन कान से लगा दिया। इसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट आकर मदूम हुई थी। हाँ, मैं पहचान गया। वो अपनी महसूस ठहरे हुए लहजे में बात कर रहा था। कब आ रहे हो? वो बता रही थी 1-2 दिन में आ रहे हो। जब पता है कि आ रहा हूँ तो मुझसे एयरलाइन का नंबर लेने के लिए कॉल किए? इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ही वेरी फनी। अच्छा चलो, आई हैव टू गो। फ्री होकर बात होगी। इसने वाल क्लाक की तरफ देखकर उजलत में जवाब दिया था। हाँ, बस भागने में लगा रहा करो, कभी फुर्सत में भी बात कर लिया करो। इसने राजा से शिकवा। अरे तो जब मैं फुर्सत में हुआ करूँ तब बात कर लिया करो ना। कबर्ड से अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हुए कहा था।
मतलब हम तुम खुद कभी बात नहीं करोगे, ना टाइम दोगे। वो इससे शिकवे पर हल्का सा हंसा था। अच्छा चलो आ जाऊँ तो तुम्हारे शिकवों पर भी गौर करेंगे, मुस्कुरा कर कहते इसने खुदा हाफिज़ का फ़ोन रखकर वॉशरूम में घुस गया था। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इस शख्स से फरमाइश करने की? हाँ, वो रूम में आई तो दुआ सर झुका कर बैठी थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब। इसने सर उठाकर बहन को देखा था, जो काफ़ी गुस्से से इसे देख रही थी। वो आपी ज़यान भाई को रिदा आपी अपनी चीज़ें बता रही थी, तो ज़यान भाई ने मुझसे भी खुद कहा था कि कुछ नहीं मंगवाओगे। खुद कहा कि तुम कुछ नहीं मंगवाओगी। इसने एक नज़र बहन को देखा। मैंने मना किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा देख लो, फिर मेरी पसंद पर गुजारा करना पड़ेगा, तो मैंने परफ्यूम का कह दिया। आपने जुर्म का इतराफ़ करते लब काटते मनाहिल को देखने लगे, जो बचने के मूड में नहीं थी। तुम वो गिफ्ट्स नहीं लोगी। ओके, इसने भी सवाल किया। ओके, दुआ ने जल्दी से सर हिलाया। चलो सो जाओ, अब 12 बज के हैं। एक नज़र से देख के बेड पर बैठ गई थी। कोई बात नहीं, आप ही कल वैसे भी सैटरडे या छुट्टी है। इत्मीनान से कहती इकरा से व्हाट्सएप पे बात करने लगी। तो पढ़ाई करने का भी सोच लिया करो। इसके सर पर क्वेश्चन मारकर अपना असाइनमेंट बनाने लगी, जो इसे मंडे को सबमिट करवाना था। वो फजर की नमाज पढ़कर लॉन में वॉक करने आ गई थी। इसे बचपन से ही घास पर नंगे पैर चलना बहुत पसंद था। खैर पसंद तो इसे बहुत कुछ था। बारिशों में नहाना, सर्दियों में सुनसान सड़क पर दूर तक चलना, किसी से अपनी बातें शेयर करना, खुश हो तो अपनी खुशी सबको बताना, उदास हो तो किसी को अपने गोश में मुंह छुपा कर रोना। लेकिन इस किस्मत ने से ये मौसम दिल तक ही महदूद कर दिए थे। वो कदम बढ़ाती लाउंज में आई तो सामने ही अबरार साहब बैठे थे। वो इन्हें देखकर आगे बढ़ रही थी जब उन्होंने से पुकारा था। जी, इसने इतना कहा। यहाँ आओ। इनके सामने सोफे पर बैठ की। रात को दुआ ने उमर और फातिमा से बदतमीजी की थी। वो इससे इस्तफसार कर रहे थे। मामा आपको सब बता चुकी होंगी, तो अब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? इसका मूड जो थोड़ी देर पहले तक बहुत खुशगवार था, मगर अब इसके चेहरे पर सिर्फ नागवारी थी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अब ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। इसने महज सर हिलाया, वहाँ से उठ गई थी। कोई वजाहत, कोई बहस नहीं की थी। ये बातें तो तब होती हैं जब आपको सामने वाले से कोई उम्मीद हो। अबरार साहब ने एक नज़र इसे देखा, फिर सर झटका रफ़ाफ पढ़ने लगे थे। नहीं बाबा, नहीं मामा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बस शावर लेकर सोना चाहता हूँ। आप ऊपर से एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। वो 11 बजे की फ़्लाइट से अभी पहुंचा था। घर आया तो हर तरफ तारीकी थी। सब लोग शगुफ्ता बेगम के घर गए हुए थे। पोर्च में कार पार्क करके कीज से गेट अनलॉक किया, घर में एंटर हुआ गया था। इसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था, इसलिए वो घर पर रुक गई थी। काफ़ी देर पढ़ने के बाद इसे कॉफ़ी की तलब हुई थी, तो सब नौकर अपने क्वार्टर्स में चले गए थे। इसलिए इसने किचन में आकर बड़े रिलैक्स अंदाज में दुपट्टा चेपा रखा और कॉफ़ी बीट करने लगी थी। पर्पल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामे में इसकी गोरी रंगत धमक रही थी। बालों को फोल्ड किया हुआ था। इसके बावजूद कुछ आवारा लेटे इसे मुसलसल तंग आ रही थी। वो जो समझ रहा था कि घर पर कोई मौजूद नहीं होगा, कि मगर किचन से आती आवाज़ों से फ़ौरन मतवज्जा होता। किचन की तरफ आया तो मनाहिल को बहुत मगन अंदाज में कॉफ़ी बनाते देखा, तो लबों पर मुस्कुराहट आकर मदूम हुई थी। वो कैबिनेट खोले कुछ ढूंढ रही थी। इसने हल्के से नॉक किया। वो जो चीनी का जार ढूंढ रही थी फ़ौरन पलटी। एक लम्हे के लिए दिल खौफ से धड़का था, फिर सामने खड़े ज़यान को देखकर सुकून का सांस हर्ष किया। शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। इसके होठों पर मंझलती मुस्कुराहट बता रही थी कि इसके डरने पर काफ़ी महसूस हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक नज़र इसे देखकर चेयर के पास आकर गया, महसूस अंदाज में दुपट्टा गले में डाल लिया। खुद पर इसकी नजरें महसूस करके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई थी। तुम क्यों नहीं गए फूफो के घर? इस तरह अकेले क्यों रुकी? इसे इसका घर में अकेले रुकना नागवार गुजरा था। मुझे असाइनमेंट बनाना था, इसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। तो किसी को रोक सकती थी, आइंदा ख्याल रखना। इसका लहजा थोड़ा सा था। इसने महज सर हिलाया था। चाहती तो जवाब में भी बहुत कुछ कह सकती थी, मगर सामने वाला भी उल्टी खोपड़ी का था और दूसरा गलती में इसकी थी। किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? इसने पूछा, क्योंकि इसका मामा और ताई अम्मी का लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं था। हाँ, ये कॉफ़ी मेरे रूम में दे जाना। इसको कॉफ़ी की तरफ इशारा करता मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। हाँ, नौकर हूँ ना, जैसे इनकी गुस्से से बड़बड़ाती कप में और कॉफ़ी ऐड करने लगी थी। टॉवल से बाहर रगड़ था। वो वॉशरूम से बाहर निकल कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा भाल बनाने लगा। व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने कैजुअल ड्रेसिंग में था। शीशे में नजर बैठ की साइड टेबल पर फुल साए कॉफ़ी के कप पर पड़ी तो तबीयत पर खुशगवार असर पड़ा। इस वक्त इसे कॉफ़ी कैसे ज़रूरत थी? टेस्टी। पहले से लेते ही दांत दिए बगैर न रह सका। कॉफ़ी पीकर बैठ के बीचों बीच दराज हो गया। टफ स्केड्यूल की वजह से 2 रातों से नींद पूरी ना कर सका था, इसीलिए थोड़ी देर में ही नींद की वादियों में उतर गया था। ए पागल लड़की, क्या मेरी बहन के सामने दर्द करती रहती हो? इसने करीब आकर दुआ की। लिट खींची जो इकरा से मुसलसल 2 घंटों से बातों में लगी हुई थी। क्या है बिलाल भाई? इसने बाल ठीक करते हुए बिलाल को घूरा था। अंगूरी कलर के सूट में भूरे बालों की पोनी टेल बनाई चंलेटे चेहरे पर निकाले बहुत प्यारी लग रही थी। अरे मैं तो ये देखने आया था कि आखिर ऐसा क्या पका रही हो जो पकी नहीं ना पक्के नहीं दे रहा? तुम लोग हमारी बातों से वहाँ बैठे बैठे पक गए हैं। इसने शरारती नज़र से दुआ को देखा था। भाई या मेरी दोस्त को तंग ना करे। वैसे भी इतने दिन बाद तो ये आई है। इकरा ने फ़ौरन इसकी साइड ली थी। अब इतना कम आएगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा तंग करूँगा। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा होंगे तो आप तंग नहीं करेंगे? इस स्थिति में सुमिया से पूछा तो बिलाल कहकर लगा गया, जबकि बराबर में बैठी इकरा ने भी इसका साथ दिया था। दुआ ने दोनों को नागवार नज़रों से देखा तो इकरा की भी हंसी ने फ़ौरन ब्रेक लगी थी। फिर शायद ऐसा हो जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। धुआं भाई घर नहीं चलना क्या? राह हम लोग इन लोगों को ढूंढता वहाँ आ गया था। भाई धुआं रुक रही है आज।
इसके कहने पर दुआ ने हैरत से देखा था। नहीं भाई मैं तो नहीं रोक रही, आप ही मार लगा देंगी मेरी। वो फ़ौरन इनकार कर गई थी। हाँ तो बड़ी नन्ही काकी हो ना जिसे डंडे से मारा जाए। मलाल ने हंसते हुए कहा तो राहम भी मुस्कुरा दिया। चलें भाई ये तो पकाओ है, भेजा हाली कर देंगे। राहम का हाथ पकड़ कर चल दी। जो चीज़ पहले ही हाली हो इसे क्या हाली करूँगा, हो सकता है कुछ जरखेज हो जाए मेरे मशवरों से। इसकी बात पर राहम भी अपना कहकर ना रोक सका। वो बेचारी पैर पड़े थी, खुद ही वहाँ से निकल गई थी। इसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। जो वॉशरूम से वजू करके अजलत में निकली और कॉल रिसीव की। हेलो की बच्ची गद्दार आई क्यों नहीं? अली के गुस्से आवाज़ स्पीकर में गूंजी थी। मैं हेलो की नहीं अबरार हैदर की बच्ची हूँ। इसने मुस्कुराते हुए कहा था। बकवास ना करो, मैंने आज स्पेशली अम्मी से तुम्हारे लिए दाल और टिंडे बनवाए थे और अब वो कौन खाएगा? इसने इतना सीरियस होकर जैसे कहा जैसे वाकई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मनाहिल दांत पीस कर रहेगी। अली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब देखना मैंने ना तुमसे 7 स्टार में ना 7 स्टार में डिनर लिया हो। इसकी झुंझलाती आवाज़ पर एयरपीस में अली का कहना गुजरा था। गुड नाइट टिड्डी टिंडी, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है, बाय बाय। इसने हंसते हुए कॉल काट दी थी। पागल बड़बड़ाते हुए फ़ोन को घूरती मुस्कुरा दी थी। आज संडे था इसलिए सभी आराम से उठे थे। मनाहिल और रिदा किचन में मुझे सबकी पसंद का नाश्ता बना रही थी। कल हिना को तुम पर इतना गुस्सा था, वो तुम्हें मैंने कहा बच्ची पाड़ रही है। रिदा ने हलवा भूनते हंस कर कहा तो कढ़ाई में पूरियाँ तलती वो भी मुस्कुरा दी थी। जाओ नेमत ये बाहर दे आओ और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पूछ लेना। इसने पूरियों की प्लेट इसके हाथ भेजी थी। तो कब की डेट फिक्स हुई फिर? अगले महीने की 10 की बारात रखी है। सयान और हम अपने काम खत्म कर लें पहले, सब फिर ही घर में होंगे तो अच्छा रहेगा। सोमिया बेगम ने मेवे काटते हुए इसे बताया था। और भाई दूल्हे साहब क्या हाल है? जयान राहम की कमर पर हाथ मारते इसके बराबर में ही बैठ गया था। क्या बकवास है यार, इसका हाथ वो झिम सा गया था। बड़ी मामा इसकी भी शादी कराएं, ये कब तक बैचलर लाइफ एंजॉय करेगा जब मुझसे 4 माह बड़ा है। राहा ने इसे निशाना बनाया था। तो ये तेरी अपनी मर्जी थी मैरिड लोगों में शामिल होने की, अब खुद ही जा रहा है सिंगल लोगों से। इसने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास उठाया। हाँ भाई मैं भी राहम से इत्तेफाक करता हूँ, बरहुदार कुछ जल्दी खूंटे से बांधे। मुर्तजा साहब फाइका बेगम से मुखातिब हुए थे। इनके साथ ही सब मुस्कुरा दिए जबकि राहम का जानदार कह गूंज उठा। क्या हो गया बाबा आपको? अब आपकी बेगम मेरे पीछे पड़ जाएंगी, अभी मैं सिंगल ही हूँ। इसने जैसे ऐलान किया। वो यार माही इतनी अच्छी खबर पर तो हलवा बनता है, बिल्कुल सही वक्त पर आई। जयान को खोंटे से बांधा जा रहा है। राहम के बात पर मनाहिल ने हैरत इन दोनों को देखा। बाकी सब हंस दिए थे। जयान ने एक धमोका से इसकी कमर पर जड़ा था। बेटा हमें बांधने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। एक नजर वो हाफ साहब को हलवा देती मनाहिल पर डालकर अपनी प्लेट पर झुक गया था। हाँ मगर हमें तो बांधने वाले चाहिए। वो अभी पास नहीं आया था। तो अगर अपनी शादी पर सही सलामत दिखना चाहता है तो चुपचाप करके नाश्ता कर ले। इसके वान करने पर वो सभी मुस्कुरा दिए थे क्योंकि ये दोनों सब जब भी साथ होते थे ऐसी नोक-झोंक करते थे। बाबा इसने नौकर के आस्था से अबरार साहब को पुकारा तो उन्होंने सर उठा के इसे देखा जो दरवाजे पर खड़ी। आजू वो बाबा मुझे आपसे बात करनी थी। वो चिटेका बोली। बोलो। इसे एक नज़र चश्मे के पार से देखकर दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जो हो गया था। वो मुझे भी उमर जैसा मोबाइल दिला दें प्लीज़। इसने बहुत आस से बाप को देखा। अबरार साहब को तो इस वक्त वो बहुत मासूम सी बच्ची लगी थी। मैं राहम से मुझे नहीं मालूम था इतनी हासद हो तुम भाई की चीज़ों पर नज़र जमा कर बैठी हो। इब्रार साहब ने बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि वो कमरे में आते ही शुरू हो चुके थे। नहीं मामा मैं तो बस बाबा से इसे सफाई देनी चाहिए, रहने दो बस। अगर ऐसी ही बात है तो मुझसे कह देती, मैं मंगवाती। लेकिन आ गई बाप के पास ऐसे, मैंने तो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं ना तुम बहनों पर। कहते कहते अचानक मुंह पर दुपट्टा रखकर रोने लगी। वो फौरन परेशान होकर खड़ी हो गई। नहीं मामा मैंने कुछ नहीं कहा बाबा से, मैं तो बस मोबाइल का कहने आई थी। आंखों में नमी जमा होने लगी थी। फातिमा तुम क्यों रो रही हो? मैं जानता हूँ तुमने इन्हें सगी माँ से ज्यादा चाहा है। अबरार साहब ने इनके आंसू न देखे गए। रहने दे बस, ऐसी बात होती तो ये मेरे पास आती। उमर के पास इतने मोबाइल है, एक इसे भी दिलवा देती। अदवान ने इस वकार औरत को देखकर हाथ की से आंसू पोंछ ले। आई एम सॉरी मामा, मैंने आपको हर्ट किया। से शिद्दत से यहाँ आने का अफसोस हुआ था। उमर तुम्हारा भाई है, इससे किसी बात में बहस नहीं किया करो। अगर मोबाइल चाहिए तो इससे लेने में कोई बुराई नहीं है। अबरार साहब ने इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। बाबा मुझे ऐसी कोई खास जरूरत नहीं थी मोबाइल की, बस ऐसे ही कह दिया था। लब काटते आपने बेहिसाब को देखा था। अब बस इस बात को मुझ पर डाल देना कि माँ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देती। और दुपट्टे से आंसू साफ करती इंतहाई रंज से बोली थी। नहीं मामा उमर का जो पुराना मोबाइल है मेरे पास वो है, वो सही है। अभी जब ज़रूरत होगी तो आपको कह दूँगी। इसने ना आंखों के साथ मुस्कुरा कर कहा था। ठीक है चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। अपने आंसू साफ करते इसके गाल थपथपा कर बोली तो वो बाप को बगैर देखे तेज से कमरे से निकली थी और दौड़ती हुई अपने कमरे में आकर फोड़ फोड़ कर रही थी। क्या हुआ दुआ मेरी जान, क्यों रो रही हो? मनाहिल वाशरूम से बात लेकर निकली थी। मामा ने कुछ कहा है? इसके खामोशी से सिसकने पर मनाहिल ने फिक्रमंदी से पूछा तो वरना आंखों से इस बात में सर हिला गई थी। मैं बाबा से मोबाइल का कहना गई थी अभी। उसने रोते हुए तमाम बात बता दी थी। मनाहिल की आंखों में दुख और गुस्सा बहकत आया था। दुआ के आंसू साफ करके इसके हाथ थाम लिए थे। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था ये सब होगा। तुम जानती हो मामा की फितरत, वो हमें खुश देख सकती हैं और ना ही बाबा के गिरे। आप चलो खुश हो जाओ, चुप हो जाओ। शाबाश, मुझे बाबा नहीं पसंद। इसने रूह मोड़कर उदासी से कहा तो मनाहिल ने इसे बेबसी से देखकर रह गई। अच्छा छोड़ो ये सब। और वो धोकर अब बिल्कुल टमाटर लग रही है। उसने हंसते हुए बात बदल कर इसे खड़ा किया। क्या है भैया अपी? वो झुंझला कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि टमाटर कहने में वो हमेशा चिढ़ जाती है। जबकि वो एक गहरी सांस सच करती बाहर निकल गई थी। होप सो आप सबको नावल मजे का लग रहा होगा।
तो कंटिन्यू करते हैं आगे की एपिसोड को। तो अब वो ज़यान के कमरे के आगे से गुजर रही थी जब ज़यान ने उसे पुकारी, छी भाई वो कमरे में चली आई थी, क्या बात है भाई, कहाँ गायब वो सुबह से? वो कबर्ड से कुछ निकाल रही थी। यही हूँ, आहिस्ता से जवाब दिया। ये लो अपनी अमानत। इसके आगे एक खूबसूरत सा बॉक्स किया। दुआ ने एक नज़र उठाकर हैरत से ज़यान को बॉक्स देखा। बॉक्स को देखकर यकीन आया था, भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। गोस्ट स्वीट हार्ट का कीमती परफ्यूम देखकर वो हैरान ही तो रह गई थी। इतना भी नहीं है, आप पकड़ो इसे। इसके हाथ में थमाया था। नहीं भाई मैं ये नहीं ले सकती, और वैसे भी मेरे पास परफ्यूम है, आप ही ने कल ही ला कर दिया। इसने फ़ौरन वजह बताई, क्योंकि वो इतना कीमती परफ्यूम लेकर मनाही सामान नहीं खाना चाहती थी। जिस तरह वो डा रही थी वो समझ गया कि कोई बात ज़रूर है। तो आप पकड़ो इसे, इसने सख्त लहजे में कहा, मगर वो खामोशी से लाभ काट लेगी। मनाहिल ने मना किया है। इसके अचानक साहब यकदम दुआ यकदम सटपट आ गई। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों मना करेंगे? इसने फ़ौरन गड़बड़ा कर वज़ाहत की, तो पकड़ो इसे वरना मैं अभी जाकर तुम्हारी आप ही की खबर ले लूँगा। मसनूई रोब जमाते हुए कहा, तो इसे फ़ौरन बॉक्स ले लिया था। मैंने ले लिया है ज़यान भाई, अब आप कुछ मत कहिएगा इन्हें। मासूमियत से बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। ओके वैसे थैंक यू भाई। इसने बहुत तशक्कर भरी नज़रों से देखा था। यू आर वेलकम छोटी। इसका साहब चपड़ लगा कर बोला तो वो भी मुस्कुरा कर रूम से बाहर निकल गई थी। उसने पुरसोच नज़रों से इसे जाते हुए देखा था। हाँ कल रात को आ गए थे भाई। फूफो के साइड थे। अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाते हुए ईशा को तफसील बता दी। फिर डेट कब की फिक्स हुई? नेक्स्ट मंथ की 10। एक हाथ से अपने शोल्डर का बाल आगे की और मिरर में अपना जायजा लिया। और मोहित की तरह आजकल ईशा की बात पर इसके लबों पर एक मुस्कुराहट आई थी। बिजी लंदन गया हुआ है, तब तक आ जाएगा, इसे भी इनवाइट करना है। तसव्वुर में से सोचते मुस्कुरा, ओह ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। वो इसकी पेशकदमी पर हंसती थी। मैं शाम तक अब दाल के साथ चक्कर लगाऊंगी, फूफो को इन्फॉर्म कर देना। अच्छा ठीक है। कॉल कट करके अपने हैंडबैग लेती नीचे आ गई। जीन्स और सुर्ख रंग के टॉप में इसकी गंदमी रंगत चमक रही थी। कहाँ जा रही हो रामीन? लाउंज में बैठी फाइका बेगम ने इसकी तैयारी देखकर पूछा था। पहले पार्लर जाऊंगी, फिर एक फ्रेंड से मिलने। आंखों पर गोगल्स लगाते हुए बताया। ये भाई किधर है? इधर उधर देखती बोली, वो और राहम किसी दोस्त के पास गए हैं। घुटनों पर हाथ आगे उठते हुए इसे बताया था। ओके बाय। बाहर की तरफ बढ़ने लगी मगर कुछ ज़्यादा नहीं फिर रुकी। और हाँ शाम में ईशा आएगी, बात हुई क्या मेरी इससे? माँ को बताती हुई बाहर निकल गई, जबकि माँ को इसकी फिक्र सताई जा रही थी जो किसी भी वक्त घर से निकल जाती थी। शाम से ही ईशा और अब्दाल आए हुए थे और इसने कमरे में रहना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि ईशा की कड़वी बातें और अब्दाल की एक्सरे करती नज़रों को बर्दाश्त करने की बिल्कुल भी हिम्मत ना थी। तो आज शाम को मम्मू के घर चली गई थी, लिहाजा इसने बढ़ाई का सोचा था। अभी मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ था जब फातिमा बेगम चली आई थी। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं, बाहर मेहमान आए बैठे हैं और तुम यहाँ कमरा बंद करके पड़ी हो। खाना आसमान से उतरेगा, इसे पढ़ाई में मगन देखा बरस पड़ी। अगर आप एक बार किचन में झांक लेती तो शायद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बिरयानी बना चुकी हूँ, रीदा ने पास्ता बना दिया। मीठा आपके मेहमान खाना पसंद नहीं करते, तो अब आप क्या चाहती हैं? इस कदर इसका इत्मीनान इन्हें अंदर ही अंदर पतंगे लगाए था। ज़यान को स्वीट डिश पसंद है, तुम भूल गई? फ़ौरन बाहर से हुक्म देती मुस्कुराती बाहर निकल गई। भाड़ में जाए ज़यान और स्वीट डिश। गुस्से में रजिस्टर पर हटा फिर खुद की कोकोस्ती सामान समेट कर लाउंज से गुजरती किचन में चली गई। ज़यान और अहम भी आ चुके थे। ओहो यहाँ तो ब्यूटीज जमा है। राहम ने लाउंज में बैठी ईशा और आमीन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो दोनों खिलखिलाकर हंसती। वो भी इन्हीं के साथ बैठ गए थे। तुम कहाँ गायब थे? हम कब से वेट कर रहे हैं, ईशा ने ज़यान से कहा था। बाय गॉड ईशा, अगर हमें पता होता कि तुम हमारा इंतजार कर रही हो तो हम आते ही नहीं। राहम ने बड़े सीरियस अंदाज में कहा, तो ज़यान अपना हक़ीक़त ना रोक सका। रामीन के लबों पर मुस्कुराहट आई थी, जबकि वो सिगुर करेगी। तुम अपने बैंड बजने की तैयारी करो बस, इसने जवाबी कार्रवाई की थी। शादी से याद आया, तुम कब कर रही हो? क्या? अरे भाई खाना आबादी। लाउंज में एक बार फिर कहकर गूंजा था। ये उमर कहाँ? इसने राहम की बात को इग्नोर करते उमर के बारे में पूछा था। आपने बुलाया, हम चले आए। उमर भी वहीं इसके बराबर में आकर बैठ गया था। कहाँ थे तुम? ज़यान ने एक कड़ी नज़र डालकर पूछा। उमर अगर घर में किसी से डरता था तो वो बस ज़यान हैदर था। इसकी सबसे ज़्यादा फरमाइशें भी यही पूरी करता था और गलत बात पर सीधा भी कर देता था। उमर एकदम गड़बड़ा गया। भाई अकेडमी से दोस्त के घर कंबाइन स्टडी के लिए गया था। फ़ौरन वजाहत पेश की, क्योंकि आज का वो ज़यान की नज़रों से दूर था। हाँ मैं चेक करूँगा कितना पढ़ कर आए हो। उमर मैट्रिक में था मगर इसे पढ़ाई में ज़रा दिलचस्पी न थी। हस्बे आदत अब भी इसका मुंह बन गया था। एक नज़र देखकर उठ खड़ा हुआ था। कहाँ? ईशा जो रामीन से बातों में लगी हुई थी, इसके उठने पर फ़ौरन पूछ उठी थी। फ्रेश होकर आता हूँ, बातों करो तुम लोग। अपना मोबाइल उठाता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और ईशा इब्राहिम ने इसके गायब होने तक इसे देखा था। हेलो। वो कस्टर्ड पर गार्निशिंग कर रही थी जब अब्दाल इसके बराबर में आकर खड़ा हुआ था। इस वक्त वो ब्लैक कमीज शलवार पर हम रंग दुपट्टा में बहुत दिलकश लग रही थी। इसके सरापे में इसकी नज़रें बार बार उलझ रही थी। कैसी हैं आप? मैंने सोचा आप तो आएंगी नहीं, मैं खुद ही हाल चाल पूछ लूँ। नज़र आप इसके दमकते चेहरे पर कुछ चाहिए आपको? काफ़ी नागवारी से पूछा। इसकी यही बेनियाजी से अट्रैक्ट करती थी। अच्छा तो आप देंगे? इसकी जोमानी बात पर मनाहिल ने गुस्से से दे देखा था। एक गिलास पानी, लिठाई से मुस्कुराते हुए कहा। और वो मुड़ी वो फ्रिज से बोतल निकाल कर पानी के भरा गिलास इसके सामने रखा था और काम जल्दी जल्दी अपना कब खत्म करे। वो बड़े इत्मीनान से स्लैब से टेक लगाए इसका जायजा ले रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़यान की गजदार आवाज़ ने दोनों को अपनी मतवज्जा किया था। वो अब्दाल से कर रहा था मगर नज़रें मनाहिल पाती। वो पानी पीने किचन में आया था मगर इससे फुर्सत से मनाहिल का जायजा लेते देखा अपने अंदर इस शदीद गुस्से का बाल उठता महसूस हुआ था। इसके आवाज़ पर कस्टर्ड फ्रिज में रखते मनाहिल ने मुड़कर इसे ही गुस्सीली नज़रों से घूर रहा था। कुछ नहीं, पानी पीने आया था। साथ ही इनसे दुआ सलाम भी हो गई।
नजरें आप भी इसी पर थी। ज़ियान को अपना जब छूटता हुआ महसूस हुआ। इसने सख्ती से अपनी बैठे हुई जाओ यहाँ से, चची जान बुला रही हैं तुम्हें। सख्त आवाज़ में मनाहिल को ऑर्डर दिया था। इसने बस एक नज़र से देखा था, जो चेहरे पर इंतहाई तासराती से अभी भी देख रहा था। वो घबरा कर इसकी साइड से निकल गई थी। आइंदा कुछ भी चाहिए हो तो किसी से कह देना, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। एक नज़र अब्दाल पर डालकर किचन से बाहर निकल गया। वो भी सीढ़ी पर जाता मुस्कुराता इसके पीछे ही निकल गया था। ये दोनों मीठा कप से खाना शुरू कर दिया। ईशा ने हैरत से भाई को देखा था। अब यार बस आज दिल चाह रहा है। अब दिल के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ज़ियान ने बहुत नागवारी से इसे देखा। तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। मनाहिल ने कमरे में रहना ही बेहतर समझा था। ज़ियान की आंखों में गुस्सा देखा वो अंदर ही अंदर घबरा गई थी, जबकि दूसरी वजह दाल की छुछोरी हरकतें थी। टेस्टी लगता है, बहुत दिल से बनाया। दाल ने एक नज़र ज़ियान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, और लो ना बेटा जी, चची जान ने मोहब्बत से कहा। ज़ियान यकदम ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। ज़ियान बेटा स्वीट डिश तो खा लो, तुम्हारे लिए बनवाई थी। इसे उठता देख फातिमा बेगम ने रोकना चाहा। नहीं आनी मूड नहीं है, आप खाएं। इन्हें मुस्कुरा कर जवाब देता बाहर की सिमत बढ़ गया था। इस वक्त सिगरेट की शदीद तल महसूस हो रही थी। तुम यहाँ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ईशा को देखकर इसने एक गहरा कश दिया और सिगरेट को पान तले मसल दिया था। क्यों ढूंढ रही थी, बेतासर लहजे में पूछा था। तुमने कहा था तुम मुझे टाइम दोगे। इसके बाजू में हाथ डालती बराबर में बैठ की थी। तो ये 3 घंटे से और किसके साथ टाइम गुजार रहा था। आहिस्ता से इसका हाथ अपने बाजू से निकाला। हाउ रूड ज़ियान, तुमने प्रॉमिस किया था। ओके कल डिनर जहाँ तुम कहोगी वहाँ करेंगे, बट प्लीज़ यार अभी सर में सर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के अकेला रहना चाहते। कनपटियाँ तो बातें वो ताहिर से बोला तो ईशा ने मायूसी से इसे देखा। ठीक है तुम रेस्ट करो, अब दाल भी वेट कर रहा है, कल मिलेंगे ओके। इसकी बात पर महज सर हिलाता आंखें मौत का बेंच की पुश से सर टका गया था। लॉन्च की लाइट्स ऑफ करके वो कॉरिडोर से गुजर सब सो चुके थे। इसका इरादा भी सोने का था जब इसके सामने आकर क्या कह रहा था वो कौन। इसने हैरत से इसे देखा। जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब दो, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक कदम आगे बढ़कर इसके करीब आया। वो एकदम पीछे हो गई थी। ऐसी कोई खास बात नहीं जिसके बारे में आपको बताऊँ। इसके करीब से गुजरने लगी जब इसने जरहाना अंदाज में से बाजू पकड़कर इसे अपने सामने किया। जो पूछा है इसका जवाब दो। इसकी आंखों में आंखें डालकर दोबारा पूछा तो इसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ का दिल तेज से तेज धड़क रहा था। छोड़े मुझे, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं हूँ। एक लम्हा लगा था इसे गुस्से को होश पर गालिब आने पे। आई सेड गिव मी आंसर डैम, एक रिसर्च आवाज़ में कहता वो थोड़ी इसके चेहरे पर झुका और इसके लम्हे से खौफ महसूस हुआ था। कुछ भी नहीं कहा था, बस पानी मांगा था और पूछा था कैसी हो। इसने ज़बान फेंका और अपने लबों को तर किया था और सारी बात बता दी थी। वो करीब इसके नकुश को देखता रहा। इसकी नज़रों से एकदम घबरा गई थी। अब छोड़े मुझे दर्द हो रहा है। इसने गुस्से से कहा। चंद लम्हे इसे यूं ही देखता रहा। दूर रहना इससे और ना ही बात करने की ज़रूरत है। क्या मतलब है आपके कहने का, मुझे इससे बात करने का शौक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी सोचते रहे। इंतहाई गुस्से में इसे धक्का देती वहाँ से निकलती चली गई थी। ध्यान ने इसके गायब होने तक इसे देखा था। रूम में आकर दरवाज़ा लाकर गहरे गहरे सांस लेती दिल की तेज़ी से धड़क रहा था। समझते क्या है उनको आए बड़े मुझ पर बात पुरस करने वाले, इस घटिया कमीने से मैं क्यों बात करने लगी हूँ। गुस्से से इसके कमरे के चक्कर काटते काटते थक कर बेड पर बैठ गई थी। गुस्सा को ठंडा हुआ था, बाजुओं पर जलन का एहसास हुआ था। इतनी जोर से पकड़ा था अपने लोहे जैसे हाथों से, जंगली कहीं के बाजू पर आस्तीन हटा कर देखा तो इसकी उंगलियों के निशान पड़े थे। आंखों में नमी लिए दोनों बाजुओं का जायजा लेने लगी। भाई मैं तो पूरे 5 सूट खरीद दूंगी। दुआ ने चह कहा। क्यों नहीं, वही तुम्हारे भाई की शादी है। चची मुस्कुराकर शफकत से बोली थी। मनाहिल और रीता भी मुस्कुरा दी थी। शादी के दिन करीब आ रहे हैं और वो सब लाउंज में बैठी ज़रूरी चीज़ों पर लिस्ट बना रही थी। हाँ मैंने सोचा है हिना की बारात का सूट जैसा एक तुम्हारे लिए भी ले लेंगे। और वहीं किसी से रिदा ने आंख मार के मनाहिल से कहा तो दुआ ने घूर कर इसे देखा था। क्या है भाई रिदा, आप ही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। रूठ कर बैठ गई थी। अरे तो हम कौन सा मजाक कर रहे हैं, चची जान इनके लिए दुल्हा ढूंढे, आप जल्दी से ये कहना चाह रही हैं। दुआ ने भी जवाबी करवाई गई थी। ए लड़की, रिदा ने गड़बड़ाकर दुआ की कमर पर हाथ मारा था और वह हंसती चली गई थी। फातिमा बेगम और फायका बेगम जो इधर ही आ रही थी, बहुत नागवारी से इनकी खुशी से चमकते चेहरों को देखा था। तुम्हें कब आएगी तमीज़, ऐसे मुंह फाड़ कर हंसती हैं लड़कियां। इसके साथ पर खड़ी नागवार नजरों से दोनों बहनों को देखती बोली थी। क्या हो गया फातिमा चची, फातिमा बच्ची है, रहने दो। चची ने इन्हें टोका था। कब तक कल नहीं आएगी, जुबानें तो घसबर की हैं। मनाहिल को देखते हुए तन से बोली थी। और तुम कितना और आराम करोगी, रात का खाना नहीं बनाना क्या। मनाहिल से मुखातब हुई थी। अरे मैंने ही रोका था लिस्ट बनवाने के लिए, हिना की पसंद की चीज़ें तो इन बच्चियों को ही पता है। सोमिया बेगम फिर बोल पड़ी। मनाहिल ने एक नागवार नजर इन पर डाली। वो जितना इनके तंज और तानों से बचने की कोशिश करती वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। आज शामी कबाब और पुलाव बना लो, मीठे में रसमलाई बना लेना। फायका बेगम के कहने पर वो सारे हिलाती उठ गई थी। वो मामा की तरह जहर तो नहीं उगलती थी, लेकिन मगर मनाहिल इनकी फितरत को अच्छी तरह जानती थी। जाओ रिदा बहन की हेल्प कराओ और दुआ तुम ये सामान समेटो जरा। रिदा मनाहिल के साथ उड़कर चली गई तो दुआ भी चची की मदद कराने लगी। ये रमीन कहाँ है भाभी, चची जान ने फायका बेगम से पूछा था। फ्रेंड के बर्थडे में गई है, आ जाइए अभी। उन्होंने वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए बताया तो वो भी सर हिलाती उठ गई थी। लेकिन फायका बेगम की परेशान हो गई थी क्योंकि ज़यान और मुर्तज़ा साहब के आने का वक्त हो रहा था। आप भी ज़रा मालूम तो करो ये कहाँ है। फातिमा बेगम ने परेशानी से कहा था। क्या करूँ मैं, इस लड़की का कब से कॉल कर रही हूँ, फ़ोन बन जा रहा है। ज़यान और इसके बाबा के आने का टाइम हो रहा था।
फिक्रमंदी से बोलती फ़ोन कमरे की जानब बढ़ गई थी। मामा रामीन कहें खाना नहीं खा रही वो। तमाम अफराद डाइनिंग टेबल पर जमा थे। रामीन इन लोगों के आने से पहले ही घर आ गए थे, जिस पर फ़ाइका बेगम ने इत्मीनान का सांस लिया था। अपने कमरे में आराम कर रिया, जिसकी फ्रेंड का बर्थडे थी, वहाँ से आकर थक गई है। किसके साथ गई थी? इसने फ़ौरन फिक्रमंदी से पूछा। वो घर की लड़कियों के मामले में बहुत पॉजेसिव था, अकेला कहीं नहीं जाने देता था। ड्राइवर छोड़कर आया था और दोस्त छोड़कर गई थी। इनके तफसील से बताने पर इसने बाहर सार हिलाया था। बेटा ये रसमलाई लो, चची जान ने से डिश दी थी। थैंक यू चची जान, सच में बहुत मूड हो रहा था ये खाने का आज, इसने मुस्कुरा कर थामते हुए कहा। वो भी मुस्कुरा दी थी। टेस्टी भाई चची जान, आप तो रेस्टोरेंट खोलें, इसने दिल खोलकर तारीफ की थी। ये मशवरा तो हमारी माँ ही को दो, ये क्योंकि ये इसी ने ही बनाई है। चची जान ने मोहब्बत से मनाहिल को देखा तो फ़ाइका बेगम ने नागवारी से पहलू बदला। मनाहिल की नज़र एक पल के लिए भी इससे मिली थी, फिर फ़ौरन सर प्लेट पर झुका रही था। वाकई कल वाले वाक़े के बाद वो इससे अब नज़र नहीं आ रही थी। ज़यान के जहन में भी वो वाक़या के लबों पर एक मुस्कुराहट आकर मदूम हुई थी। भाई वाकई बेटा बहुत मज़े किए। वहाब साहब ने तारीफ की तो वो हल्का सा मुस्कुराई। बाबा प्लीज़ थोड़ी तो एहतियात कर लिया करे, शुगर है और बढ़ जाएगा आपका। रीता ने इनके आगे से रसमलाई की प्लेट उठा ली थी। एक ये मेरे सर पर डंडा लेकर खड़ी रहती है। उन्होंने हफ्कीसे से देखा था। सही कह रही है रीता बिल्कुल। मनाहिल ने मुस्कुरा कर कहा तो ज़ियान ने इसके मुस्कुराते चेहरे को देखा और फ़ौरन ही नज़रें फेली थी। तुम भी मेरे खिलाफ हो जाओगी? इनकी नाराज़गी पर इस बार वो खुलकर मुस्कुराई थी। ओहो ये लड़की तो मुस्कुराती भी है। राहम ने इसे छेड़ा तो अजीब सी गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? और तीनों चच्चे के साथ शॉपिंग पर आई थी। मैकडोनल्ड्स के करीब कार में कोई मसला हो गया था। अली को गुजरते हुए सोमिया बेगम नजर आई तो वहीं आ गया। वालेकुम सलाम बेटा, बस कार खराब हो गई थी, रशीद मैकेनिक को बुलाने गया है। उन्होंने परेशानी से अली भाई कैसे हैं आप? दुआ कार से सर निकाल कर चहकते हुए बोली। अच्छा तो तुम भी साथ? दुआ को जवाब देता मनाहिल के बराबर में बैठी रीता को भी देख चुका था, जो इससे ही देख रही थी। यकदम नजरें मिलने पर गड़बड़ा कर नजरें झुका गई थी। आए आंटी, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, इसने खुश दिली से कहा था। नहीं बेटा, वहाँ तुम्हें जहमत होगी, उन्होंने मना करना चाहा। अरे कैसी जहमत माँ है, तुम बोलो ना। हाँ चच्ची जान, अली ठीक कह रहा है, इसने भी कहा। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुस्कुरा कर कहती कार में बैठ गई थी। अली ने एक तरह नीरा को देखा। दहानी कलर के सूट में नर्वस से इसके दिल के तार छेड़ रही थी। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे थे? उसने ब्लैक व्यू मिरर में एक नज़र से इसे देखा था। इन बच्चियों को शॉपिंग करनी थी, बस वही करके वापस आ रहे थे। वो इसे तफसील बताने लगी। मोबाइल देना जरा, कॉल तो कर दूँ भाभी को, उन्होंने रिदा से कहा जो सर झुकाए बैठी थी। चौंक कर माँ को देखा। बैग तो गाड़ी में रह गई, इसने घबरा कर कहा। कब आएगी? तुम कल इतनी बड़ी हो गई मगर जिम्मेदारी नाम की नहीं है। उन्होंने अली कल हाथ के बगैर इसे झाड़ पिला दी थी। रिदा ने की नक्शे सा बैग व्यू मिरर में देखा। वो इसे देखो मुस्कुरा रहा था। क्या मसला है भाई? जहन से निकल गया? बस वो धीरे से बनवाई। जहन होता गया तुम्हारा। इन्हें फिर गुस्सा आ गया था। छोड़े ना चची जान, वैसे भी घर आने वाला है। मनाहल ने जल्दी से इन्हें ठंडा किया, जबकि इसका मूड अली के सामने इतनी इज्जत अफजाई पर ऑफ हो चुका था। बेटा अंदर आओ ना। अली ने घर ड्रॉप कर वापस जा रहा था जब सोमिया बेगम ने इसे रोकना चाहा। नहीं आंटी, अभी जाना है, फिर आऊँगा, सलीके से टाल गया था। अली आ जाओ ना, चाय तो पी लो। मनाहिल और दुआ ने भी रोकना चाहिए। नहीं यार, एक ज़रूरी काम है, जाना है, फिर आऊँगा और खाना खा कर जाऊँगा, मुस्कुरा कर कहता वो वापस गाड़ी में बैठ गया था। चलो ठीक है बेटा, एहतियात से जाना। सोमिया बेगम को सुलझा हुआ सोबर सा अली बहुत पसंद था। एक नज़र दुआ के बराबर खड़ी इस प्यारी सी लड़की के बढ़ाकर खुदा हाफिज कहता गाड़ी स्टार्ट कर गया। मनाहिल जीत आया, मुझे जाओ यार, ये जूस सियान को ऊपर जिम में दे आओ। मुझे किचन में पानी पीने आई थी, अब पछता रही थी। जीत आई अम्मी ट्रे पकड़ी कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। छत पर ज़ियान एक बड़े से कमरे में अपना जिम सेट किया हुआ था। वो नोक करके अंदर आई तो ज़ियान हल्के से बनियान और शॉर्ट्स में तेज म्यूजिक से चिल्ला कर एक्सरसाइज कर रहा था। इसके मसल्स इसकी डेली एक्सरसाइज के सबूत दे रहे थे। वो एकदम सटपटा गए। नजरें नीचे करके ट्रे टेबल पर रखकर मोड़ी तो वो इसके करीब ही खड़ा था। तुमने दुआ को मना किया था मुझसे गिफ्ट लेने से? जी हाँ। पूछ सकता हूँ क्यों? गुस्सा तो बहुत आया मगर जब्त कर गया। मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, मुझे हार्श होने पर मजबूर मत करो। मनाहिल हैदर, अगर तुमने दुआ को रोका तो फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह हैंडल करना जानता हूँ। उंगली उठाकर वान किया था। आप समझते क्या हो खुद को? मैं रोकूंगी इसे? मेरी बहन है वो, और इसे आपकी हैरात की जरूरत नहीं है। हैरात? तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं इसे हरा दूंगा? मतलब जो मैं बाकी सबके लिए लाया था वो हैरात है। इंतहाई गुस्से के आलम में इसकी तरफ बढ़ा था। वो यकदम पिछो कर दीवार से लगे हौफले से देखने लगी। उससे से आंखें सुर्ख हो रही थी। दूर हड़े हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली थी। क्या बकवास करी? अभी तुमने जवाब दो मुझे। दुआ पर मुक्का मारकर झुका। इस वक्त वो बिल्कुल इसके हसार में थे। ज़ियान को दोनों हाथ इसके गिर्द गिर्द दीवार पर थे। इससे आपकी अनायतों की ज़रूरत नहीं, आइंदा कुछ मत लाइएगा। थूक निकल कर बहुत ही हिम्मत से बोली थी। तुम पागल हो चुके हो और अपनी इन हरकतों से इसे भी पागल कर दोगे। मुझे रामीन और रिदा की तरह दुआ भी अजीज़ा समझिए। अपनी ये ढेर इनकी मस्जिद बनाना छोड़ दो, इससे सिर्फ मसाइल पैदा होंगे। आपको हमारे मसाइल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मसाइल की कौन बात कर रहा है? मैं तो दुआ के बारे में बात कर रहा था। बड़ी खुशफहमी है अपने बारे में, मुस्कुराते हुए आग लगाया था। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी लाहक नहीं है और ना ही आपके मुँह लगने के कोई शौक है मुझे। आप समझे? आप है तुम्हारे मुँह लगने का शौक तो मुझे भी अभी लाहक नहीं। मामानी हिल से कहता दूर इसकी इतनी बेबाक बात पर मनाहिल का चेहरा एकदम सुरख हो गया था। दिल में तेज से धड़क रहा था। बगैर इसकी जानिब देखे बाहर निकल गई थी। ज़ियान लबों पर गहरी मुस्कुराहट से जाते हुए देखा था। वो अभी यूनी से आई थी। सुबह से सर में अजीब सा दर्द था, चिड़चिड़ी सी हो रही थी। शावर ले बाल
बगैर सुलझाए ऐसे ही फोल्ड किए किचन में आ गई थी। दवाइयों के कैबिनेट से पैनाडोल निकाल कर खा ली। दुआ रूम में सो रही थी। इसका इरादा भी थोड़ी देर रेस्ट करने का था। उंगलियों से कनपट्टियां दबाते किचन से निकल रही थी जब उमर सामने आ गया था। मुझे पास्ता बना कर दो, भूख लग गया था, हकम भरे अंदाज लहजे में बोले। इसने नागवार से उसे 5 साल छोटे भाई को देखा था। जाओ खाने तो खा लो। इसे नजरअंदाज करते ऊपर जाने लगी। नहीं, मुझे पास्ता खाना है, बना कर दो। मनाहिल को इसकी बात से ज्यादा इसका लहजा जहर लगा था। तो सुगरा से कहो ना, वो बना देगी। खुद पर पैरे बैठाते वो बहुत जब से बोली थी, तो नहीं तुम बना कर दो। इसने खुदसर अंदाज से पर मनाहिल को दिमाग घूम गया था। दफा हो जाओ यहाँ से, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारी, गुस्से से कहते जाने लगे। मगर फातिमा बेगम सामने आ गई। मार नहीं जाओगे इतना सा काम करके? वो जो कह रहा है बना कर दो इन्हें। नहीं, इन्हें तो जैसे मौका मिल गया था। नौकर नहीं हो इसकी, जो हुक्म दे रहा है इसको पेश कर दूंगी। इतना ही अपने लाल की फिक्र हो गया तो खुद बना कर दे दे। इसने भी गुस्से से कहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान चला के इनका गुस्से से हाथ उड़ा जाए जिस मनाहिल ने चेहरा पड़ने से पहले रोक लिया था। सोचिएगा भी मत, अपने वो 5 साल की बच्ची ने जिसे आप मार कर स्टोर में बंद कर देती थी। आइंदा इस बात को जहन में रखेगा। गुस्से से इनका हाथ झटका। मनाहिल सीढ़ियों से उतरता ज़ियान दहाड़ा था। ये किस लहजे में तुम आने से बात कर रही थी? करीब आकर कड़ी नजरों से इसे देखा था। वो फाइल लेने घर आया था, मगर मनाहिल के इस अंदाज पर इसका खून खोल उठा था। मैं सगी माँ नहीं हूँ ना इसकी, इसीलिए ऐसा कह रही है। दुपट्टा मुंह पर रखती आंसू बहाने लगी थी। बंद करें ये ड्रामा। मनाहिल ने नागवारी से इन्हें देखा था। जानती थी वो ये ड्रामा वो क्यों कर रही थी। शट आप, माफी मांगो आने से। अब भी गुस्से से दहाड़ कर इसे वजू पकड़ा था। आप होते कौन है मुझे डिटेक्ट करने वाले कि मुझे छोड़े? मुझे इसने अपने बाजू छुड़वाना चाहिए। माफी मांगो। अभी गिरफ्त मजबूत करता सर लहजे में बोला। छोड़े मुझे, मेरे बाप नहीं है आप, समझते क्या है? उसको बाजू में शदीद तकलीफ होने लगी थी। ज़ियान क्या कह रहे हो? ये कौन सा तरीका बात करने का? चची जान और रीता भी शोर से भागती हुई आई थी। हाँ, बाप नहीं हूँ मैं, और ना ही इनकी तरह ढील दूंगा। इसकी आंखों में आंखें डालकर तमाम अफराद के खामोश कर गया था। दस से इसकी आंखों में नमी उतर आई थी। माफी मांगो। फौरन इसकी बुलंद होती आवाज पर मनाहिल नाम आंखों से फिर फातिमा बेगम कहते, आई एम सॉरी। आंसू आंखों की बात तोड़कर निकले थे, चले गए थे। ज़ियान एक झटके से छोड़ा था। कोई बात नहीं बेटा, ये तो मेरी बेटी है। शफकत भरे अंदाज में इसका हाथ पकड़ा जिसे वो झटका दौड़ती हुई वहां से निकल गई थी। ज़ियान ने एक नज़र इन्हें देखा, फिर तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ गया। फाकिया बेगम और आमीन ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी थी, क्योंकि वो ऊपर खड़ी सारा तमाशा देख चुके थे। ओके नाज़रीन, हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे खत्म। होप्स आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली। क्योंकि अभी होगा हल्का हल्का प्यार, थोड़ा थोड़ा सा होगा रेक्रेट, और उसके बाद हमदर्दी, हमदर्दी के बाद ऑटोमेटिकली प्यार होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ। तो ये नावल में आगे क्या होने वाला है, नावल काफ़ी ही अमेजिंग होने वाला है, जिसके लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर न्यू और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। और अपने कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको नावल कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।